हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 12th क्लास का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो रखा है। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है उत्पादन एवं लागत, आप प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो हम आज कॉस्ट को समझेंगे कि कॉस्ट क्या है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो हमने वहां छोड़ दिया था। आज हम कॉस्ट को पढ़ेंगे, कॉस्ट के साथ कुल लागत पढ़ेंगे, कुल स्थिर लागत पढ़ेंगे, कुछ आपकी परावर्तित कुल लागत को पढ़ेंगे। उन सबको जानेंगे ताकि हम ये जानने के बाद जो भी हमारी पूरी सारणी मिलेगी उस सारणिका को, उस तालिका को हम लोग आपका सॉल्व कर सकें, जान सके औसत कुल परावर्ती एवरेज क्या होता है, औसत सीमांत परिवर्तन क्या होता है। उन सबको हम लोग तब पढ़ सकते हैं जब हमको पूरी लागत की हर एक चीजों को हमें पता हो, क्योंकि हमने प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा और जाना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे रेडी होंगे। हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हम लोग आपका देख रहे थे और हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो आपकी बात की थी, हमने बात की थी लागत की, कि आपका लागत किसको कह रहे थे। क्लियर है? लागत को हम लोग समझे, फिर उसके बाद हम लोग पूछेंगे अल्पकालीन जो लागत है उसके विषय में हम लोग आपकी बात करने वाले हैं कि अल्पकालीन जो लागत है उसके विषय में हम लोग आपका अपने चैप्टर में बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे कि आप किसको अल्पकालीन लागत कहते हैं। ठीक है? लेकिन उससे पहले जो बच्चों का प्रश्न था कि सर हमको थोड़ा सा ना हासमान सीमांत उत्पाद का नियम थोड़ा आप मेरे को बता दीजिए। तो आज सबसे पहले वो उसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू। फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ चलेंगे। ये पिछला है क्योंकि बच्चों का क्या है, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर ये आपको बताना है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में क्या है, मैं ये बच्चों को क्या कर देता हूं, वो आपका बता देता हूं कि ये क्या है। ठीक है? ताकि आप सब चीजें ध्यान रहे कि क्या चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। नियम क्या है इसको देखेंगे। ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी कि जो हासमान है, हासमान सीमांत उत्पाद का नियम अन्य अन्य संसाधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्ती साधन के रूप में नहीं, के प्रयोग में लिखेंगे, के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक क्या होता है, घटने लगता है। भौतिक उत्पाद या उत्पादक जो है, उत्पाद घटने लगता है। क्या होता है बच्चों? घटने लगता है। आपको ध्यान रखना है कि सीमांत में कहता है हा सीमांत उत्पाद का नियम है अन्य संसाधनों का प्रयोग को स्थिर रहने पर यदि एक परावर्तित संसाधन का प्रयोग में वृद्धि की जा रही है और एक स्तर के बाद अगर सीमांत में भौतिक जो उत्पाद है वो क्या हो रहा है आपका बच्चों, घटने लगता है, तो हम क्या कहेंगे उसके, हासमान सीमांत उत्पाद का नियम कहेंगे। क्लियर है?
आप इसको लिख लीजिए, आप इसको कर लीजिए। क्लियर है? ताकि आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या चीज होती है। ठीक, लिख लिया। अब हम लागत को भी सेम ऐसे ही लिखेंगे कि आप किसको लागत कहेंगे, और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बच्चों देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लागत की परिभाषा क्या है, आप लागत को कैसे लिखेंगे संक्षिप्त में? ठीक है, ठीक, या लागत फलन की संकल्पना, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम वही आपको उसी विषय पर आपका बात करने वाले। देखिए, देखेंगे कि लागत तथा उत्पादन, लागत तथा उत्पादन के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। अब देखिए, एक सूत्र है इसका। कैसा है? एक सूत्र है, एक सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। क्या दिखाया जा सकता है? ठीक है, कैसे देख सकते हैं हम इसको? जैसे हम उत्पादन जो लागत का फलन है, C इक्वल टू एफ ब्रैकेट में Q, इस तरह से दिखा सकते हैं। जहां पर आप देखिएगा, जहां पर जो आपका C है, वो C क्या होगा आपका बच्चों? वो आपकी C होगी लागत होगी। और जो आपका Q है, Q क्या होगा आपका? उत्पादन होगा। ठीक है, आप इसको लागत फलन कह सकते हैं। क्लियर है? क्या कह सकते हैं? लागत फलन। क्लियर है? कितना आपको ध्यान रहेगा? ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब आप सारणी पढ़ेंगे तो सारणी में आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत क्या होती है, कुल आपकी परिवर्तित लागत क्या होती है। आपको इन सब को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को समझेंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर में ये चीजें हैं क्या और बनी कैसे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम सारणी करते हैं तो सारणी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके तालिका में जो आपके चित्र संबंधी प्रश्न बनते हैं वो उसी से बनते हैं। जैसे आप देखेंगे, आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए, कुल लागत। क्या मिलता है? कुल लागत, जिसको आप कहेंगे शॉर्टकट में आपका TC। क्लियर है बच्चों? फिर आपको मिलेगा कुल लागत बराबर होती है आपके बच्चों कुल स्थित, ये देखिए, लागत, और इसको हम बोलते हैं बच्चों TFC। क्या बोलते हैं? TFC। और TFC प्लस क्या है बच्चों? ध्यान रखना है, कुल परिवर्तित लागत, यानी कि TVC।
क्या बोलते हैं, टीवीसी। यानी कि अगर आपको कुल लागत निकालनी है तो कुल लागत निकालने के लिए कुल स्थित लागत यानी कि टीएफसी प्लस कुल परावर्तित लागत को हम जोड़कर हम आपका क्या कर सकते हैं, जो कुल लागत है उस कुल लागत को हम लोग आपका ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कुल लागत, कुल स्थित लागत और कुल आपके टोटल जो है आपका परावर्तित लागत। अब ये होती क्या है हम इनको जान लेते हैं, क्योंकि जो अगली सारणी आपको मिलने वाली है वो इन पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर आपका बेस है कि क्या चीजें हैं, आप किसको क्या बोलते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, और आप ध्यान रखते चलेंगे तो सारी चीजें आपके आसान होती चलेंगी। जैसे बात करूं मैं आपकी कि कुल लागत की, कि कुल लागत, तो देखिए कुल लागत को देखिए, यह है किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग। क्या है, कुल व्यय का योग है। यानी कि कुल लागत किसको कहेंगे बच्चों, तो हम कुल लागत कहेंगे वहां किसी वस्तु पर किए गए उत्पादन पर। कोई वस्तु है, आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन पर जो आपका किया गया जो आपका व्यय है यानी कि खर्च है, उसी खर्च को हम क्या बोलते हैं, आपका कुल लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल लागत। एक हमने पढ़ लिया, दूसरा हम लोग आपका देखते हैं कुल स्थिर लागत। इसको देखिए थोड़ा सा, कुल स्थिर लागत क्या होती है, यह है उन संसाधनों की लागत का योग है। क्या है, योग है, जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं है। कैसा है, जो कुल मात्रा है आपका उस पर निर्भर नहीं है। क्या नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है। अब क्या है, अपितु, कैसा है बच्चों, अपितु स्थिर रहता है। क्या करता है, आपका स्थिर रहता है। कैसा रहता है, आपका निर्भर नहीं है, बल्कि क्या रहता है, आपका निर्भर रहता है। यानी कि यह उन संसाधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं है, अपितु स्थिर रहता है। यानी कि इसमें कोई बदलाव आपका किसी प्रकार का हमको ये सारी चीजें इसमें आपकी नहीं दिखाई देती। क्लियर है। एक को अगला देखेंगे, थोड़ा सा लंबा ही है उसकी डेफिनेशन, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे क्या उसकी परिभाषा है, उसकी परिभाषा को भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं बच्चों। तीसरा है आपका, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कुल परिवर्ती लागत। क्या देखना है, कुल परिवर्ती लागत। इसमें देखिए, यह उन संसाधनों की लागत का योग है जो
उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने बढ़ाते या बढ़ाते हैं या बढ़ाने पर आते हैं तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम होते हैं। यानी कि अगर उत्पादन की मात्रा कम हो गई तो ये भी क्या है, इसका भी मात्रा में उत्पादन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, कम हो जाएगा। इनका भी क्या है, उत्पादन मात्रा आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। क्लियर है? तो आप इसको बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं कि आपका कुल लागत, कुल स्थिर लागत क्या है, कुल उत्पादन लागत क्या है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहें तो मैं एग्जांपल बना के आपको दिखा सकता हूं, लेकिन हमको क्या चलना है, वापस हमें अपनी सारणी की तरफ चलना है, क्योंकि हम उसको ही वहां बहुत अच्छे रूप में इसको समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, अल्पकालीन लागत क्या होती है। हमने पहले अल्पकाल और दीर्घकाल के विषय में आपकी चर्चा की है। बिल्कुल, हमने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के विषय में आपकी चर्चा की है कि लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, कि इसके अंतर्गत एक कारक जो होता है वो आपका स्थिर रहता है, और दीर्घकाल में जो दोनों जो कारक हैं वो दोनों कारक क्या हैं आपके, बदलते रहते हैं। यानी कि ये आपके चेंज होते हैं, जिसके वेरिएंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, वो आपके बदलते रहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा हमने देखा था, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। यानी कि एक कारक स्थिर रह सकता है, कुछ बदल सकते हैं, वे स्थिर रहते हैं। एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है, क्या करती है, जो भी कुछ स्थिर लागत है उन लागतों का जो वहन करती है उसको कुल स्थिर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल स्थिर लागत कहते हैं। जितनी मात्रा का उत्पादन फर्म करती है या कंपनी करती है उसे उसकी क्या बोलते हैं, उस कंपनी की लागत के लिए स्थिर रहती है। किसी आवश्यकता स्तर के निर्गत के उत्पादन करने के लिए अल्पकाल में फर्म केवल परावर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है। इसके अनुसार लागत जो एक फर्म इन परावर्ती आगतों का प्रयोग करने के लिए वहन करती है, कुल परावर्ती लागत कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको कुल आपका परावर्ती लागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल परावर्ती लागत कहते हैं। स्थिर तथा परावर्ती लागत को सम्मिलित करते हुए हमने एक फर्म के कुल उत्पादन को प्राप्त होता है। अब देखिए, वही है कि आप कुल उत्पाद किसको बोलते हैं, मैंने जैसा आपको लिखाया है कि आप किसको कुल उत्पाद कहेंगे, अपनी डेफिनेशन में जो हमने लिखा है। क्लियर है? लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मेरे को भी आपको लिखवाना था। ध्यान दीजिए कि आप किसी का औसत उत्पाद लागत कैसे निकालते हैं। चलिए उसको तो पढ़ेंगे बाद में, सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना जो लिख सके हैं कि कुल लागत हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब इससे आगे की हम लोग अपने विषय में बात कर रहे हैं। निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक फर्म को परावर्तित आगतों में से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप कुल आपका परावर्तित लागत तथा कुल लागत में वृद्धि होती है। अतः जब निर्गत में वृद्धि होती है तो कुल परावर्तित लागत एवं कुल लागत में भी वृद्धि होगी। क्लियर है? इन दोनों में तो साथ ही आपका एक चेंज होगा। तालिका 3.3 में हमारे पास एक विशिष्ट फर्म की लागत फलन का एग्जाम्पल है। यानी कि अगर हम एक तालिका समझेंगे तो आप कुल उत्पादन, स्थिर लागत को, कुल परावर्तित लागत को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रथम कॉलम में निर्गत के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हुए आपके निर्गत के सभी स्तरों के लिए कुल स्थिर लागत 20 रुपए है। जैसे जैसे हम निर्गत की वृद्धि करते हैं कुल परावर्तित लागत में वृद्धि होती है। शून्य मान निर्गत के साथ कुल परावर्तित लागत शून्य रहती है। मान निर्गत की इकाई एक से अधिक वहां कुल परावर्तित लागत 10 रुपए है। निर्गत की 2 इकाइयों के लिए कुल परावर्तित लागत 18 रुपए है। यदि जैसे जैसे कॉलम 2 में
कुल स्थिर लागत तथा कॉलम 3 में कुल परावर्तित लागत के मूल्य को प्राप्त करता है तथा उसी प्रकार उसके लिए जोड़ने के रूप में हम कुल लागत को कॉलम 4 से प्राप्त कर सकते हैं। निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत केवल स्थिर लागत है तथा इस प्रकार 20 रुपए के बराबर है। निर्गत की एक इकाई के लिए कुल लागत 30 रुपए है, निर्गत की 2 इकाई के लिए कुल लागत 38 रुपए है। यद्यपि अल्पकालीन औसत लागत फर्म द्वारा वहन की जाती है, जिसमें निर्गत की प्राप्त इकाई मूल्य की कुल लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है बच्चों? अल्पकालीन की परिभाषा के लिए जो भी निर्गत की इकाई के प्रति कुल लागत है उसके रूप में ही उसको आपका परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? उसके रूप में उसको आपका परिभाषित किया गया। अब देखिए, आपको अल्पकालीन किसी की लागत निकालनी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी की अल्पकालीन आपका लागत निकाल रहे हैं तो अल्पकालीन आपका लागत निकालने के लिए आपका एक फार्मूला रहेगा, आपको पता भी होना चाहिए। फिर एक बार लिख देता हूं ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से एक जो है आपका रूटीन बना रहे। ये देखिए अल्पकालीन औसत, क्योंकि ये सब मुझे लिख के दिखाने हैं। अल्पकालीन औसत लागत कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? कुल लागत अपॉन क्यू। ऐसे हम क्या करते हैं, अल्पकालीन जो औसत लागत है हम उसको क्या कर लेते हैं, आपका ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम उसके माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम औसत लागत, औसत परावर्तित लागत, स्थिर लागत, इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप सारणी देखोगे बच्चों, सारणी देखने के माध्यम से ये पूरी तालिका को आपको पता होना चाहिए, इस तालिका के जितने भी आपके वेरिएंट है, कि कुल स्थिर लागत को हम देख चुके हैं, कुल परावर्तित लागत को हम देख चुके हैं, कुल लागत को हम देख चुके हैं। हमको कुल स्थिर लागत को पढ़ना है, कुल औसत परावर्तित लागत को पढ़ना है, और अल्पकालीन औसत लागत का फार्मूला अभी लिखे हैं, और अल्पकालीन सीमांत लागत को देखना है भाई, तभी तो आप निकाल पाओगे किसी को, नहीं तो आपको सारणी आपके समक्ष मिल गई, आपको पता ही नहीं चलेगा ज्ञात कैसे करना है, आप कैसे निकाल पाओगे उसको, आप कैसे इसके विषय में आप देख पाओगे, तब तक आपको सारणी के विषय में अच्छे तरीके से आपको याद नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नियम है, रूल है, सारणी है, ये सारी सारणी आप जब तक तालिका को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसका एक एक वेरिएंट को आप नहीं जानते कि इनको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपका टॉपिक लगता है क्योंकि यहाँ परिभाषा है, उसका एक्सप्लेन करके पूरी तालिका को बताया होता है, लेकिन मैं सिंपल आपको नोट रूप में लिखवा देता हूँ और सीधा जो तालिका उसको आपको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, ताकि अगर आपको परिभाषा के रूप में आए तो आपको सूत्र पता हो, उसकी डेफिनेशन पता हो, और दूसरा अगर तालिका दी जाए तो आपको सोल्यूशन निकालना आता हो। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और एक बार इस तालिका को जो आपके डिजिटल बोर्ड पर आपको दिखाई गई थी, आपको 3.3, इसको एक बार जरूर देखिएगा और आप घर से पढ़ के आइए, क्योंकि कल हम इसी सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।